नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग जो है आदिकाल के नाम का विश्लेषण कर रहे हैं। मतलब किन किन ने जो है आदिकाल का नामकरण किया है और उन्होंने ये नामकरण क्यों किया है, ये चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूजीसी नेट में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अपन को छोड़ना नहीं है कुछ भी भाई, मेन बात ये है। इसलिए मैं सारी चीजें आप लोगों को करवा रहा हूँ और आप निश्चित होकर के डर के, बिना किसी भय के आप पढ़ते रहिए। और यार वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए, लाइक तो कर दिया करो यार, और तो क्या है। ठीक है, चलिए आज उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। और ये क्लास नंबर अपनी रहेगी हिंदी साहित्य का इतिहास अपना चल रहा था। और हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, आप सबको पता है। और ये क्लास जो संख्या है, ये क्लास संख्या अपनी है 21। कौन से नंबर की क्लास है? 21 नंबर की क्लास है। तो हम लोग देखेंगे इसको 21 नंबर की क्लास में। आपको पता है कि हम लोगों ने, मैंने पहले भी बताया था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हम लोग जो है आदिकाल का विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए, तो 21 नंबर की क्लास है। लिखो यहाँ पर, टॉपिक डालो बढ़िया सा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, लिखो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रदत्त बीज वपन काल। क्या नाम दिया इन्होंने? बीज वपन काल। बीज वपन काल इन्होंने क्या नाम दिया था? बीज वपन काल। आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया था? बीज वपन काल कहा था। किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसको? आदिकाल को। अब इसका विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं कि बीज वपन काल इन्होंने क्यों कहा। ये चीज का हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, सारी चीजें। चलिए लिखिए, हिंदी भाषा एवं साहित्य की आरंभिक, इसमें लिखिए हिंदी भाषा एवं साहित्य की आरंभिक, हिंदी भाषा एवं साहित्य के आरंभिक अवस्था को देखते हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक अवस्था को देखते हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के विकास, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के विकास के प्रथम चरण को, हिंदी साहित्य के विकास के प्रथम चरण को, हिंदी साहित्य के विकास के प्रथम चरण को बीज वपन काल कहा है। इन्होंने आरंभिक अवस्था, यानी कि हिंदी साहित्य की जो आरंभिक अवस्था है, मतलब आदिकाल है, उसको इन्होंने क्या कहा? बीज वपन काल कहा था। किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बीज वपन काल किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। इसको ढंग से याद रखना। फिर आगे इसी क्रम में लिखिए, इस नाम से भाषा एवं साहित्य की आरंभिक अवस्था, इस नाम से, यहां पर नाम लिख लीजिए, इस नाम से भाषा एवं साहित्य की आरंभिक अवस्था, साहित्य की आरंभिक अवस्था का बोध तो होता है, किंतु इस नाम को अस्वीकार करने के संबंध में, इस नाम को स्वीकार करने के संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। अब देखें, इस नाम को स्वीकार करने के लिए कौन कौन से तर्क हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, कौन कौन से बातें स्पष्ट कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर देखिएगा। कौन कौन से तर्क हैं जो इस नाम को स्वीकार कर सकते हैं हम लोग। तो एक नंबर तर्क, एक नंबर पर लिखिए, इस नाम से
साहित्य एवं भाषा के कच्चेपन का, साहित्य एवं भाषा के कच्चेपन का बोध होता है, जबकि आदिकाल का साहित्य प्रौढ़ एवं विकसित है। जबकि इसने क्या लिखा है, अस्वीकार, यहां पर लिखो अस्वीकार करना। ठीक है, अस्वीकार करने के संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। इस नाम को अस्वीकार हम इसलिए कर सकते हैं, तो ये तर्क हैं। इस नाम से साहित्य एवं भाषा के कच्चेपन का बोध होता है, जबकि आदिकाल का साहित्य जबकि आदिकाल का साहित्य प्रौढ़ एवं विकसित हैं। भाई इन्होंने कहा कि इसको अस्वीकार करने के पीछे एक तो सबसे मेन बात यह है कि इस नाम से हमें जो है ना साहित्य एवं भाषा के कच्चेपन का ज्ञान हो रहा है। मतलब एक तरह से अच्छी बात नहीं लग रही है, थोड़ा सा मामला थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है इसमें, ऐसा कहते हैं ये। जबकि इस समय तो आदिकाल का साहित्य तो बहुत प्रौढ़ था, बहुत विकसित था, लेकिन इससे सही बीज वपन काल, यानी कि एक तरह से शुरुआत जैसी बात लग रही है, ये अच्छी बात नहीं लग रही। इस नाम, फिर इन्होंने दूसरी बात कही, दूसरा तर्क क्या दिया इन्होंने, इस नाम से जन चेतना का बोध नहीं होता, इस नाम से जन चेतना का बोध नहीं होता है। इन्होंने कहा कि इस नाम से जन चेतना का भी बोध नहीं होता, जागरूकता भी जो है लोगों के बीच में इस नाम से नहीं फैली थी, ये भी ये कहते हैं। तीसरे नंबर पर कहते हैं जो है इस नाम से साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध भी नहीं होता, साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध भी नहीं होता, इस नाम से साहित्यिक प्रवृत्तियों का क्या है, बोध भी नहीं होता है, ये बात भी इन्होंने कही। देखो जन चेतना का बोध इसमें नहीं, इसमें ये एक विकसित और प्रौढ़ था, लेकिन इससे ऐसा भी बोध नहीं हो रहा है, इस नाम से जन चेतना का बोध नहीं हो रहा है, इस नाम से साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी बोध नहीं हो रहा है, बोध मतलब ज्ञान, तो इस नाम को हम लोग अस्वीकार कर सकते हैं। तो अस्वीकार करने के पीछे इन्होंने जो तर्क दिए हैं कि जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने जो बीज वपन काल कहा आदिकाल को, उसके पीछे अस्वीकार करने के पीछे ये तर्क उन्होंने दिए। पहला तर्क उनका यही था कि आदिकाल साहित्य प्रौढ़ और विकसित था, लेकिन इससे ये ऐसी फीलिंग नहीं आती है, इससे इस नाम से जन चेतना का बोध नहीं होता है, साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता है, तो ये इनका अस्वीकार करने का बहुत बड़ा रीजन रहा है। इसके बाद में अगला जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया सिद्ध सामंत काल। ठीक है ना, सिद्ध सामंत काल, जो राहुल सांकृत्यायन ने जो नाम दिया था सिद्ध सामंत काल, उसको हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। लिखो, तो अगला जो नामकरण हुआ आदिकाल का, सिद्ध सामंत काल, किसने कहा था, राहुल सांकृत्यायन ने। तो वो क्यों कहा था, क्या रीजन थे, उन सारी चीजों का विश्लेषण हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। चलो लिखो, राहुल सांकृत्यायन द्वारा प्रदत्त नाम क्या नाम था, सिद्ध सामंत काल। तो लिखिए सिद्ध सामंत काल, ये नाम दिया था भाई, सिद्ध सामंत काल किसने दिया था, राहुल सांकृत्यायन ने। किसको दिया था, आदिकाल को। अब इसका विश्लेषण करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए इसका विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से, थोड़ा सा इसका विश्लेषण, थोड़ी बड़ी सी लैंग्वेज है, आप उसको लिखिएगा, मतलब ज्यादा घबराना नहीं है, लिखना तो जरूर है भैया। लिखो, राहुल जी द्वारा दिए गए इस नाम में, राहुल जी द्वारा दिए गए इस नाम में पूर्व विद्वानों द्वारा दिए नामों, इस पूर्व विद्वानों द्वारा दिए नामों की अपेक्षा व्यापकता है। दिए नामों की अपेक्षा इसमें क्या है, एक व्यापकता इसके अंदर है। सिद्ध नाम से सिद्धों एवं सिद्धों की विकसित
सिद्ध नाम से सिद्धों एवं सिद्धों की विकसित विकसित परंपरा नाथों की प्रवृत्तियों ठीक है की झलक मिल जाती है। ये बात भी यहां पर क्लियर हो जाती है। आगे लिखिए इसी क्रम में, तथा सामंत नाम से राजाश्रय में तथा सामंत नाम से राजाश्रय में रचित साहित्य का भी बोध भी हो जाता है। रचित साहित्य का भी बोध हो जाता है। रचित साहित्य का भी क्या हो जाता है, इसमें बोध हो जाता है। तो इन्होंने अलग अलग बताया कि सिद्ध नाम से हमें ये बात पता लग रही है और सामंत नाम से हमें ये बात पता लग रही है। तो अलग अलग बातें इन्होंने करी है। थोड़ा एक्सप्लेन तो इन्होंने बड़ा किया है, लेकिन फिर भी इन्होंने सही एक्सप्लेनेशन दिया है, तो ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि सामंत नाम से राजाश्रय में रचित साहित्य का भी हमें क्या हो जाता है, बोध हो जाता है, ठीक है ना। तो राजाश्रय, लोकाश्रय, इस तरह से मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। तो साहित्य का भी क्या हो जाता है, बोध हो जाता है। इस नामकरण के महत्व को आगे लिखिए। इस नामकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इस नामकरण के महत्व को इन्होंने जो है कुछ ना कुछ महत्व समझा इसका। तो उसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी क्या बात रखी, उस बात को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब क्या बात रखते हैं भैया, ये देखो। इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने, विषय वस्तु को दृष्टि में रखकर, विषय वस्तु को यानी कि आदिकाल की विषय वस्तु को दृष्टि में रखकर राहुल जी ने एक नाम और सुझाया है। दृष्टि में रखकर राहुल जी ने एक नाम और सुझाया है। एक नाम और बताने की उन्होंने कोशिश करी है, एक नाम और उन्होंने सजेस्ट किया है। सुझाया मतलब एक नाम उन्होंने और हमें सजेस्ट किया है, ठीक है। जो बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्य प्रवृत्ति, जो बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्य प्रवृत्ति, जो बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। यह नाम सिद्ध सामंत काल है। यह नाम सिद्ध सामंत काल है। तो देखो, इस सिद्ध सामंत काल के लिए जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपना मत दिया है। कहीं ना कहीं इनको ये भी सही लगा था भैया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सिद्ध सामंत काल, आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने किया, तो इसको राहुल सांकृत्यायन ने किया है। तो ये चीज का आपको लोग ध्यान रखना है, ठीक है। और आचार्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने आदिकाल को बीजवपन काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को आदिकाल कहा था। किस आधार पर कहा था, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। लेकिन इन्होंने एक बात यहाँ पर लेकिन फिर जोड़ दिया। क्या बोला इन्होंने, लेकिन फिर जोड़ दिया इसमें। चलो देखो, अब लेकिन क्यों जोड़ रहे हैं भाई साहब ये, तो लेकिन जोड़ने के पीछे भी इनका बहुत बड़ा रीजन रहा है। देखो किंतु, अब किंतु जोड़ रहे हैं साहब। किंतु इस नाम से रास साहित्य, किंतु इस नाम से रास साहित्य, इस नाम से
किंतु इस नाम से रास साहित्य कुशरों का मनोरंजन पूर्ण साहित्य, मनोरंजन पूर्ण साहित्य, मनोरंजन पूर्ण साहित्य, विद्यापति का श्रृंगारिक, विद्यापति का श्रृंगारिक, विद्यापति का श्रृंगारिक साहित्य की उपेक्षा, श्रृंगारिक साहित्य उपेक्षित रह जाता है, उपेक्षित रह जाता है। इन्होंने ये उसके बाद देखो, इन्होंने कहा कि ठीक है ये नाम उन्होंने सुझाया, अच्छी बात है, लेकिन फिर इन्होंने किंतु यानी कारण जोड़ दिया कि यार इससे जो है ना, एक तो रास साहित्य, कुशरों का मनोरंजन पूर्ण साहित्य, विद्यापति का श्रृंगारिक साहित्य, ये सब क्या हो जाते हैं, उपेक्षित हो जाते हैं। मतलब इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, इनके लिए मतलब अच्छा नहीं किया इसमें। ये कहते हैं आचार्य जो है, जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने ये बात हमें कह के फिर बाद में किंतु जोड़ करके ये बात हमें कह दी, उपेक्षित रह जाता है। फिर आगे कहते हैं ये अतः इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया जाता, अतः इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया जाता, अतः इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। फिर ये कह देते हैं, इतनी सी बात कह के अपना काम खत्म कर देते हैं कि भैया इस वजह से हम इस नाम को भी क्या है, स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला नामकरण आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रदत्त आदिकाल नामकरण। ये तो स्वीकार हुआ ही था, लिखो यहां पर आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रदत्त आदिकाल। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा था, इसके पीछे क्या तर्क है, इसका विश्लेषण क्या रहा, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। देखो इसका भी बहुत बड़ा कारण रहा है भैया, क्या कारण रहा है, लिखो अच्छे से। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा, इसका विश्लेषण हम लोग तरीके से करते हैं। सबसे मेन बात जो है वो लिखिए आप, हिंदी भाषा एवं साहित्य के आरंभिक अवस्था को, हिंदी भाषा एवं साहित्य की आरंभिक अवस्था को, साहित्य के आरंभिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए एवं अपभ्रंश साहित्य से एवं अपभ्रंश साहित्य से हिंदी साहित्य के अलगाव को दर्शाते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के विकास को, हिंदी साहित्य के विकास के प्रथम चरण, हिंदी साहित्य के विकास के प्रथम चरण को आदिकाल नाम से संबोधित करते हुए लिखा है। आदिकाल नाम से संबोधित करते हुए लिखा है। अब संबोधित करते हुए क्या लिखा है, इस बात को भी आप लोग लिख लीजिए। इन्होंने क्या तर्क दिया, आदिकाल शब्द एक भ्रामक अवधारणा की सृष्टि करता है। इन्होंने क्या कहा, आदिकाल शब्द एक भ्रामक अवधारणा, आदिकाल शब्द एक भ्रामक अवधारणा, आदिकाल शब्द जो है एक भ्रामक अवधारणा की
पुष्टि सृष्टि करता है, ऐसे लिख लो, सृष्टि करता है। आदिकाल जो शब्द है एक भ्रामक अवधारणा की जो है सृष्टि करता है कि यह काल कोई आदिम, सृष्टि करता है कि यह काल कोई आदिम मानव, यह काल कोई आदिम मनोभाव, आदिम मनोभाव, आदिम मनोभावपन, यहां लिख दो, मनोभावपन, परंपरा विनिमुक्त काव्य रूढ़ियों में अछूते साहित्य का काल है। काव्य रूढ़ियों में अछूते साहित्य का काल है। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बोल रहे हैं कि भैया आदिम मनोभावपन, परंपरा विनिमुक्त काव्य रूढ़ियों, ये अछूते साहित्य का काल इन्होंने कहा है। ठीक है, यहां पर ये मात्रा लगा लीजिए, अछूते साहित्य का काल ये कह पुकारते हैं। फिर आगे लिखिए, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है क्योंकि यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, क्योंकि यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेत कवियों का काल रहा है। सजग और सचेत कवियों का काल रहा है, और सचेत कवियों का काल रहा है। भाई इन्होंने फिर कहा क्योंकि ये जो काल है वो अधिक परंपरा प्रेमियों का, रूढ़िग्रस्त लोगों का, और जो है सजग लोगों का और सचेत लोगों का, जो है सचेत कवियों का जो है काल रहा है। इसमें ऐसी बात, ऐसी कंडीशन नहीं है, ये कहते हैं। फिर इन्होंने कहा है यदि इस असावधानी से सावधान रहा जाए, आगे लिखो, यदि इस असावधानी से सावधान रहा जाए, असावधानी से सावधान रहा जाए, असावधानी से सावधान रहा जाए। इन्होंने फिर कहा अगर इस असावधानी से, ये जो असावधानी हम लोग करते हैं काल विभाजन में, अगर इस असावधानी से सावधान रहा जाए तो, इस असावधानी से सावधान रहा जाए तो आदिकाल नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। जाए तो आदिकाल नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है। ये है, ये सारी असावधानियां जो है अगर उनसे हम दूर रहे तो ये नामकरण जो है सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हम लोगों को सलाह देते हैं। फिर इन्होंने दूसरी बात क्या कही भैया, फिर ये दूसरी बात क्या कहते हैं, यहां पर लिखिए क्या कहा इन्होंने आगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए इस नाम से, लिखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए इस नाम से सभी साहित्यिक प्रवृत्तियों की आरंभिक, इस नाम से सभी साहित्यिक प्रवृत्तियों की आरंभिक, सभी साहित्यिक प्रवृत्तियों की आरंभिक अवस्था का बोध होता है, आरंभिक अवस्था का बोध होता है, आरंभिक अवस्था का बोध होता है, तथा कोई प्रवृत्ति उपेक्षित नहीं होती, तथा कोई प्रवृत्ति उपेक्षित नहीं होती है, कोई प्रवृत्ति उपेक्षित नहीं होती है, कोई प्रवृत्ति उपेक्षित नहीं होती है। और लास्ट में ये कह देते हैं भैया,
अतः अधिकांश विद्वानों ने इस नाम को स्वीकार किया है। अतः अधिकांश विद्वानों ने इस नाम को स्वीकार किया है। तो लास्ट में जाके यही बात निकल के आती है कि आदिकाल को जो है आदिकाल ही नाम स्वीकार किया गया। क्यों स्वीकार किया गया, उसके पीछे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो तर्क है, उनका जो विश्लेषण है, वो एकदम सही निकल करके आता है। इसलिए आदिकाल को नाम जो है आदिकाल इस वजह से दिया गया। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की वजह से एक भी प्रवृत्ति, एक भी विशेषता का जो है अपेक्षित भाव हमें नजर नहीं आया था। इस वजह से आदिकाल का नामकरण हम स्वीकार करते हैं आदिकाल। तो ये विश्लेषण एकदम सही निकला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हम लोगों ने सभी का जो आदिकाल जिन्होंने भी नाम दिया है, जो भी नाम दिया है, उसका कंप्लीटली हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से विश्लेषण किया और उसको समझा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगली क्लास में आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या रही। आदिकाल की पृष्ठभूमि जैसे साहित्यिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, किस तरह की पृष्ठभूमि आदिकाल की रही है और उसके अंदर क्या क्या रहा है, उन चीजों को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे साथियों। शायद आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होगी, जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि मैं एक भी चीज इसमें छोड़ नहीं रहा हूं भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में और वो क्लास होगी 22 नंबर की। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मैंने काव्य शास्त्र भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोग जो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को हम लोग कंप्लीट कर देंगे बहुत जल्दी से। और मैं आपको बता दूं, ग्रामर भी मैंने शुरू कर दिया है। तो आपको राउंड में जो है मिलते रहेंगे लेक्चर। आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अच्छा लगे तो अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।